डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉर्मल सब ग्रुप यानी विशिष्ट उपग्रुप के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। विशिष्ट उपग्रुप यानी नॉर्मल सब ग्रुप। कई जगह इसको परसामान्य उपग्रुप भी कहा जाता है। परसामान्य उपग्रुप भी कहा जाता है। इससे पहले अपन बात कर चुके हैं, सब ग्रुप की अपन बात कर चुके हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सब ग्रुप या उपग्रुप क्या होता है। मान लो जी ग्रुप है, जैसे जी ग्रुप है, एच जी का एक ऐसा एरिक तुप समुच्चय है कि एच समय जी की संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है। तब एच क्या कहलाता है, जी का उपग्रुप कहलाता है। उसके आगे अपन बात कर रहे हैं विशिष्ट उपग्रुप की। उपग्रुप के कंसेप्ट के बाद में आता है विशिष्ट उपग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप यानी परसामान्य उपग्रुप। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। माना एन ग्रुप जी का उपग्रुप है, एन ग्रुप जी का उपग्रुप है। सबसे पहले एन क्या होना चाहिए, जी का सबग्रुप होना चाहिए, उपग्रुप होना चाहिए। तब एन जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। एन जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। यदि G belongs to G, N belongs to N, implies G and G inverse also belongs to N for all G belongs to G। यानी N है वो G का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि एक एलिमेंट अपन G का लें, एक एलिमेंट अपन N का लें, फिर अपन ये कंपोजिशन करवा के देखेंगे। यानी जिसको अपने को नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना है उसको तो अपन बीच में रखेंगे, ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन दोनों तरफ रखेंगे। इन एलिमेंट्स की कंपोजिशन करवाने पे जो एलिमेंट आता है वो वापस किसके अंदर आना चाहिए, एन के अंदर आना चाहिए। तब एन क्या कहलाता है, जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले एन क्या होना चाहिए, जी का उपग्रुप होना चाहिए। एन जी का उपग्रुप होना चाहिए, फिर इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर जी का एलिमेंट ले, एन अगर एन का एलिमेंट ले, तो जी एन जी इनवर्स है वो भी वापस किस में आना चाहिए, एन के अंदर आना चाहिए। तब एन क्या कहलाएगा, जी का विशिष्ट उपग्रुप या परसामान्य उपग्रुप कहलाएगा। इसे एन नॉर्मल सबग्रुप टू जी से डिनोट करते हैं। ये नॉर्मल सबग्रुप का नोटेशन होता है, इससे डिनोट किया जाता है। प्रत्येक ग्रुप जी के, जैसा कि अपन सबग्रुप के लिए जानते हैं प्रत्येक ग्रुप जी के कम से कम दो उपग्रुप होते हैं, वैसे ही प्रत्येक ग्रुप जी के कम से कम दो विशिष्ट उपग्रुप होते हैं। प्रत्येक ग्रुप जी के कम से कम दो विशिष्ट उपग्रुप होते हैं। एक जी समय, सेकेंड अपन ले सकते हैं उसका तत्समक अवयव, जिन्हें अपन कहते हैं विषम विशिष्ट उपग्रुप कहते हैं। जिन्हें कहा जाता है विषम विशिष्ट उपग्रुप कहा जाता है, जिन्हें कहते हैं विषम विशिष्ट उपग्रुप। इसके अलावा जो उपग्रुप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उचित विशिष्ट उपग्रुप कहलाते हैं। इसके अलावा जो विशिष्ट उपग्रुप होते हैं, इसके अलावा जो विशिष्ट उपग्रुप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उचित विशिष्ट उपग्रुप कहलाते हैं। उसको कहा जाता है उचित विशिष्ट उपग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। यानी प्रत्येक ग्रुप जी के कम से कम दो विशिष्ट उपग्रुप तो होंगे ही होंगे। एक तो जी को समय को ले लेंगे अपन, सबग्रुप में भी अपन बात कर चुके हैं कि जी समय भी क्या होता है, सबग्रुप होता है। वैसे ही जी समय क्या होता है, नॉर्मल सबग्रुप भी होता है। जी का नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा। एक केवल उसका अपन आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेंगे, तत्समक अवयव ले लेंगे। तो प्रत्येक ग्रुप जी के कम से कम दो विशिष्ट उपग्रुप होते हैं, जिनको अपन कहते हैं विषम विशिष्ट उपग्रुप कहते हैं, प्रॉपर नॉर्मल सब इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप कहते हैं। इसके अलावा जितने भी विशिष्ट उपग्रुप हैं वो क्या कहलाते हैं, उचित विशिष्ट उपग्रुप कहलाते हैं, प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे मान लो जी बराबर मैंने ले लिया, जी बराबर अपन ने ले लिया 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। अपन ये बात जानते हैं कि ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। अब इसके विशिष्ट उपग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। अभी अपन बात कर रहे थे प्रत्येक ग्रुप जी के कम से कम दो विशिष्ट उपग्रुप होते हैं। तो एक तो इसका विशिष्ट उपग्रुप अपन क्या ले सकते हैं, जी समय को ले सकते हैं, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। एक अपन क्या ले सकते हैं, केवल तत्समक अवयव को ले सकते हैं, केवल तत्समक अवयव को ले सकते हैं। ये कहलाते हैं विशिष्ट, ये कहलाते हैं विषम विशिष्ट उपग्रुप कहलाते हैं। इसके अलावा जो विशिष्ट उपग्रुप होंगे वो कहलाएंगे उचित विशिष्ट उपग्रुप। जैसे इसका एक विशिष्ट उपग्रुप ले सकते हैं अपन 1 - 1 ले सकते हैं,
क्योंकि अपन ये बात जानते हैं कि 1 - 1 है वो क्या होता है, इसका सब ग्रुप होता है। अब ये इसका विशिष्ट उप ग्रुप है या नहीं ये अपन चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का तरीका अभी अपने देखा था, G अगर G का एलिमेंट है, N अगर N का एलिमेंट है, तो G N G इनवर्स वापिस किसका एलिमेंट होना चाहिए, N का एलिमेंट होना चाहिए। तब N क्या कहलाता है, G का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ अपन इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट इसका लेंगे, एक एलिमेंट इसका लेंगे। जैसे मान लो सपोज मैंने आयोटा लिया, यहाँ से आयोटा अपने G का एलिमेंट लिया है, यहाँ से अपन ने ले लिया -1 अपने N3 का एलिमेंट ले लिया। अब इसका मान निकाल रहे हैं, G N G इनवर्स का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो आयोटा हो गया, संक्रिया कौन सी, गुना, फिर हो जाएगा -1, फिर आएगा आयोटा का इनवर्स। अब ये कंपोजिशन करवाने पे जो एलिमेंट आता है वो वापस किस में होना चाहिए, N3 में होना चाहिए। तो यहाँ अगर अपन देखें आयोटा को -1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस आयोटा। आयोटा का इनवर्स कितना होता है, माइनस आयोटा। आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा होता है क्योंकि आयोटा को अगर माइनस आयोटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तत्समक अवयव आएगा। इनवर्स का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट की आपस में कंपोजिशन करवाने पे क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, तब वो एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर यानी कितना आएगा, -1। और -1 किससे बिलोंग कर रहा है, N3 से बिलोंग कर रहा है। ऐसा अपन सभी एलिमेंट्स के लिए चेक कर सकते हैं। यहाँ अगर अपन आयोटा की जगह माइनस आयोटा भी मान लो सपोज लेते हैं, जैसे माइनस आयोटा अपन G का एलिमेंट ले रहे हैं, -1 अपन ने N3 का एलिमेंट ले लिया। अब इसका मान निकाले तो ये आएगा, देखो माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा का इनवर्स, ये आएगा माइनस आयोटा और -1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा आयोटा बनेगा। माइनस आयोटा का इनवर्स कितना हो जाएगा, आयोटा। दोनों की कंपोजिशन करवाएंगे तो -1 आएगा और -1 वापस किससे बिलोंग कर रहा है, N3 से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि एक एलिमेंट अगर इसका लें, एक एलिमेंट इसका लें, और अगर ये कंपोजिशन अपन करवाते हैं तो जो एलिमेंट आएगा वो वापस किसके अंदर आएगा, N3 के अंदर आएगा। तो इसका मतलब N3 को अपन क्या कह सकते हैं, G का नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हैं। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये दो जो सब ग्रुप है ये तो क्या हो जाएंगी, ये जो दो नॉर्मल सब ग्रुप है ये तो क्या हो जाएंगे, विषम विशिष्ट उप ग्रुप हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो विशिष्ट उप ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, उचित विशिष्ट उप ग्रुप हो जाएगा। इसको अपन कहेंगे प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ये हो जाएगा उचित विशिष्ट उप ग्रुप। एक होता है सरल ग्रुप, सिंपल ग्रुप। सरल ग्रुप का मतलब होता है जिसका कोई उचित विशिष्ट उप ग्रुप नहीं हो, जिसका कोई भी उचित विशिष्ट उप ग्रुप नहीं हो। यानी ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी उचित विशिष्ट उप ग्रुप नहीं होता है वो क्या कहलाता है, सरल ग्रुप कहलाता है। तो यहां अगर अपन देखें तो इसका तो एक उचित विशिष्ट उप ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब ये सरल ग्रुप नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो अभाज्य कोटि के जितने भी ग्रुप होते हैं, अभाज्य कोटि के जितने भी ग्रुप हैं वो सारे क्या होते हैं, सरल ग्रुप होते हैं। अभाज्य कोटि के ग्रुप क्यों होते हैं अभाज्य कोटि के ग्रुप, सपोज जैसे ऑर्डर ऑफ G बराबर अपन ने ले लिया, मान लो 13 ले लिया, ऑर्डर ऑफ G बराबर ले लिया 13। अब इसके सब ग्रुप हैं उनका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, या इसके विशिष्ट उप ग्रुप है उनका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। अपन ये बात जानते हैं, लेंग्राज थ्योरम ये कहती है, अपन एक ऐसी थ्योरम जानते हैं जिसका नाम है लेंग्राज थ्योरम, जो ये कहती है कि ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ G, यानी सब ग्रुप की कोटि का हमेशा ग्रुप की कोटि में भाग जाता है, सब ग्रुप की कोटि का हमेशा ग्रुप की कोटि में भाग जाता है। तो यहां अपन देख सकते हैं 13 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 13 का जाएगा। अब एक तो क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव वाला सब ग्रुप हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, G समय हो जाएगा। तो यहां अपन देख सकते हैं कि G जो ग्रुप है इसके केवल दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं, एक का ऑर्डर कितना होगा 1 होगा, एक का ऑर्डर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 वाला G समय हो जाएगा, ये आइडेंटिटी वाला हो जाएगा। इसके अलावा इसका कोई भी विशिष्ट उप ग्रुप नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका कोई भी उचित विशिष्ट उप ग्रुप नहीं हो सकता, केवल दो विषम विशिष्ट उप ग्रुप होंगे। और ऐसे ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, सरल ग्रुप कहते हैं। तो सरल ग्रुप का सीधा सा एग्जांपल है, यानी अभाज्य कोटि के जितने भी ग्रुप हैं वो सारे क्या होते हैं, सिंपल ग्रुप होते हैं। एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये पूछा भी गया है, यानी सरल ग्रुप का मतलब क्या होता है, ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी उचित विशिष्ट उप ग्रुप नहीं हो वो क्या कहलाता है, सरल ग्रुप कहलाता है। और एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो ये अपन देख सकते हैं,
एकांतर ग्रुप ए एन क्रमचय ग्रुप पी एन का विशिष्ट उपग्रुप होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ए एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका, पी एन का। ए एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है पी एन का। ए थ्री पी ए थ्री का हो जाएगा, या एस थ्री भी अपन इसको कह सकते हैं। ए फोर है वो पी फोर का हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा अगर अपन देखें, इसका थोड़ा सा अपन प्रूफ देखें या थोड़ा सा इसको समझें, तो सबसे पहले ए एन का मतलब क्या होता है भाई? ए एन का मतलब तो हो गया समक्रमचयों का ग्रुप। ये तो समक्रमचयों का ग्रुप है। और क्रमचय ग्रुप का मतलब क्या होता है? इसके अंदर सभी क्रमचय, इसके अंदर सभी क्रमचयों का ग्रुप है। पहले अपन बात कर चुके हैं एन अवयवों के समुच्चय पे अपन जितने भी क्रमचय डिफाइन करते हैं वो सारे क्रमचय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? क्रमचय ग्रुप या सममित ग्रुप भी कहते हैं। एकांतर ग्रुप का मतलब क्या होता है? एन अवयवों के समुच्चय पे जितने भी क्रमचय आएंगे उनमें से आधे समक्रमचय होंगे, आधे विषम क्रमचय होंगे। और जो समक्रमचय होते हैं वो भी क्या बनाते हैं? क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? एकांतर ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ आपने को ये सिद्ध करके बताना है कि जो एकांतर ग्रुप ए एन है वो क्या होता है? पी एन का विशिष्ट उपग्रुप होता है। तो सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पे विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करने के लिए तीन बातें अपने को सिद्ध करनी है। सबसे पहले तो अपन ये बताएंगे कि ए एन क्या है? सबसेट है किसका? पी एन का। फिर अपन ये बताएंगे कि ए एन क्या है? पी एन का सब ग्रुप है, उपग्रुप है। और फिर अपन बताएंगे कि ए एन क्या है? पी एन का विशिष्ट उपग्रुप है। तो ये बात तो अपन सीधी सी देख सकते हैं भाई। यहाँ पे अपन ये देख सकते हैं कि ए एन है वो क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा किसका? पी एन का। जितने भी समक्रमचय होंगे ए एन के अंदर तो क्या है? केवल समक्रमचय। और पी एन के अंदर क्या है? समक्रमचय भी है, विषम क्रमचय भी है। जितने भी क्रमचय हो सकते हैं वो टोटल है उसके अंदर। तो इसका मतलब ए एन क्या हो जाएगा? पी एन का सबसेट हो जाएगा। फिर अपन सिद्ध करेंगे उपग्रुप सिद्ध करेंगे, उसके बाद में अपन सिद्ध करेंगे उपग्रुप, सब ग्रुप सिद्ध कर रहे हैं। अब सब ग्रुप सिद्ध करने का क्या तरीका होता है? पीछे अपन एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, H है वो G का उपग्रुप होता है यदि H1 अगर H का एलिमेंट है, H2 अगर H का एलिमेंट है, तो H1 H2 इनवर्स है वो भी क्या होना चाहिए? H का एलिमेंट होना चाहिए। तब H को अपन क्या कहते हैं? G का सब ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं AN को PN का सब ग्रुप सिद्ध करना है, तो दो एलिमेंट अपन AN के ले लेंगे। माना अल्फा बिलोंग्स टू AN, बीटा बिलोंग्स टू AN। अब अपन इसका मान निकाल रहे हैं, अल्फा बीटा इनवर्स का मान निकाल रहे हैं। अल्फा ए एन का एलिमेंट है, इसका मतलब अल्फा क्या हो गया? समक्रमचय हो गया। बीटा भी समक्रमचय हो गया। तो अल्फा को मैं कह रहा हूं सम, बीटा भी क्या है? समक्रमचय। ये समक्रमचय हो गया। समक्रमचय का प्रतिलोम भी क्या होता है? समक्रमचय होता है। कोई भी दो समक्रमचयों को अगर गुणा करते हैं तो भी क्या आता है? समक्रमचय आता है। और समक्रमचय होने का मतलब ये किससे बिलोंग करेगा? अतः अपन ये कह सकते हैं भाई यहाँ पे ए एन के अंदर जितने भी समक्रमचय हो सकते हैं वो सारे हैं। और अल्फा बीटा इनवर्स है वो भी क्या आ रहा है? समक्रमचय आ रहा है। तो इसका मतलब अल्फा बीटा इनवर्स किससे बिलोंग करेगा? ए एन से बिलोंग करेगा। और ए एन से बिलोंग करेगा तो ये जो कंडीशन है वो क्या हो रही है? यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ए एन क्या होगा? ए एन क्या हो जाएगा? पी एन का उपग्रुप हो जाएगा। अपन ये कह सकते हैं कि ए एन क्या होगा? पी एन का उपग्रुप होगा। अब अपने को ये सिद्ध करके बताना है कि ए एन क्या होगा? पी एन का विशिष्ट उपग्रुप होगा। सेकेंड अपन सिद्ध करेंगे विशिष्ट उपग्रुप। विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करने की कंडीशन अभी अपन ने पढ़ी थी। क्या कंडीशन थी? एन अगर एन का एलिमेंट है, जी अगर जी का एलिमेंट है, तो जी एन जी इनवर्स वो किसका एलिमेंट आना चाहिए? एन का एलिमेंट आना चाहिए। यानी जिसको नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना है वो जो एलिमेंट है वो क्या आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। तो यहां अपन क्या करेंगे? एक एलिमेंट मान लेंगे अपन इसका ए एन का, या अल्फा मान लिया अपन ने, पी एन का एलिमेंट मान लिया, बीटा अपन ने किसका मान लिया? ए एन का मान लिया। अब अपन इस पे विचार करेंगे, अल्फा बीटा इनवर्स पे का मान निकालेंगे। अल्फा बीटा इनवर्स पे अपन विचार करेंगे, इसका मान निकाल के देखेंगे। अल्फा इनवर्स पे विचार करेंगे। अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो अल्फा किसका एलिमेंट है? पी एन का एलिमेंट है। और बीटा किसका एलिमेंट है? ए एन का। इसका मतलब बीटा तो क्या हो गया? समक्रमचय हो गया। अब अल्फा पी एन का एलिमेंट है, इसका मतलब अल्फा क्या हो सकता है?
समक्रमचय भी हो सकता है और विषम क्रमचय भी हो सकता है। तो पहला केस अपन ये ले रहे हैं, केस फर्स्ट अपन ये ले रहे हैं जब अल्फा समक्रमचय, जब अल्फा समक्रमचय, तब इसका मान निकाल रहे हैं अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स का मान निकाल रहे हैं। देखो जब अल्फा समक्रमचय तब अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स का मान निकाल रहे हैं। अल्फा की जगह मैंने लिख दिया सम, बीटा भी क्या हो गया सम, अल्फा इनवर्स ये हो गया। सम को समक्रमचय से गुणा करेंगे क्या आएगा सम आएगा। सम का प्रतिलोम भी कितना होता है सम होता है। अब समक्रमचय को समक्रमचय से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा सम आएगा। तो इसका मतलब अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स क्या आ रहा है समक्रमचय आ रहा है। अतः अपन ये कह सकते हैं कि अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स वो किससे बिलोंग करेगा ए एन से बिलोंग करेगा। अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स किससे बिलोंग करेगा ए एन से बिलोंग करेगा। केस सेकंड अपन ये ले रहे हैं जब अल्फा क्या है विषम क्रमचय, जब अल्फा विषम क्रमचय और अल्फा विषम क्रमचय है, फिर इसका मान निकाल रहे हैं अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स का मान निकाल रहे हैं। अल्फा क्या हो गया विषम क्रमचय, बीटा क्या है समक्रमचय, ये क्या हो गया विषम क्रमचय। विषम क्रमचय को समक्रमचय से गुणा करते हैं क्या आता है विषम क्रमचय आता है। विषम क्रमचय का प्रतिलोम क्या होता है विषम क्रमचय होता है। विषम क्रमचय को विषम क्रमचय से गुणा करेंगे क्या आएगा समक्रमचय, और समक्रमचय आएगा इसका मतलब अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स किससे बिलोंग करेगा अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स किससे बिलोंग करेगा ए एन से बिलोंग करेगा। तो दोनों ही स्थितियों में अपन देख रहे हैं अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है ए एन से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ए एन क्या हो जाएगा पी एन का नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब ए एन क्या हो जाएगा पी एन का नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा। ये अपने को सिद्ध करना था। यानी जो एकांतर ग्रुप ए एन होता है वो क्या होता है, जो सममित ग्रुप पी एन है उसका क्या होता है विशिष्ट ग्रुप होता है। तो आज अपन ने बात की है नॉर्मल सबग्रुप की बात की है। नॉर्मल सबग्रुप का एक एग्जांपल देखा है, फिर ही दूसरा एग्जांपल देखा है। तो आज नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन आपको याद करनी है, इससे संबंधित एग्जांपल आपको याद करना है। कल अपन बात करेंगे कोसेंट ग्रुप की। थैंक यू वेरी मच।